आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जनजातीय आंदोलन। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जनजाति मतलब क्या। जनजाति मतलब होते हैं वे लोग जो कि समाज की मुख्य धारा से कट के कहाँ रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, जिन्हें अपन आदिवासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासी। और आदिवासी जो शब्द है वो किसने दिया है? ठक्कर बप्पा ने दिया है। किसने दिया है? ठक्कर बप्पा नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने, ठक्कर बप्पा ने ये शब्द दिया है। कौन शब्द? आदिवासी। संविधान की भाषा में इन्हें जनजाति कहते हैं और जनजाति को अंग्रेजी में कहते हैं एसटी। एसटी मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब होता है। ट्राइब्स यानी कि वो लोग जो कि जंगलों में रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि सहरिया, भील, गौड़, कोरकू, संथाल, है ना, ये सब बेगा, वो बहुत सी जनजातियां हैं भारत में। तो ये जनजातियां जो हैं, इन जनजातियों के बारे में हमको क्या पढ़ना है कि इन्होंने आंदोलन किया। तो बात यहाँ ये उठती है कि साहब जनजातियों को आंदोलन करने की आवश्यकता क्या थी। तो ये तो आप सभी समझते हैं कि अचानक तो कोई आंदोलन करेगा नहीं। अच्छे भले आप बैठे हो, क्यों आंदोलन करोगे भाई साहब? जनजातीय आंदोलन क्यों करते हैं या कोई भी आंदोलन क्यों करता है? जब उनके साथ उन पर कोई अत्याचार हो रहा होगा। अपने आप तो आंदोलन करेगा नहीं। तो अत्याचार हुआ क्या है? देखिए, किसानों के ऊपर अत्याचार हमको समझ में आया क्योंकि किसानों पर टैक्स लगा दिए। भारी जमींदार साहूकारों ने शोषण किया, कंपनी ने टैक्स लगाया। इनके साथ क्या हुआ? क्या हुआ कि ब्रिटिश कंपनी जब भारत में अपने पांव पसारने लगी, जगह जगह उन्होंने कारखाने खोलने शुरू कर दिए। जैसे मान लीजिए कपड़ा बनाने का कारखाना लगाया उन्होंने। अब कपड़ा बनाने का कारखाना है, वो चलेगा कैसे चलेगा भाई? देखिए, कपड़ा बनेगा कपास से, तो कपास आया किसानों से, लेकिन उस कारखाने को चलाने के लिए चाहिए एनर्जी। और उस समय लाइट वगैरह तो थी नहीं, मशीनें कहाँ से चलती? कोयले से। कोयला कहाँ से आता? खदानों से। वो खदानें कहाँ होती थी? जंगलों में। अब ये खदानों को से जब कोयला निकालने ये आदिवासियों के क्षेत्र में पहुंच, जंगलों में पहुंचते हो, जंगलों में आदिवासी रहते हैं, तो वहां पर जाके ये इंटरफेयर करते हैं। तो पहले हम आदिवासियों के बारे में समझ लें। आदिवासी ये जो लोग होते हैं, आदिवासी लोग, ये जंगलों में अपना एकाकी जीवन जीते हैं। आदिवासियों के कबीले होते हैं, आदिवासियों के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और उनकी अपने कानून होते हैं, उनकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, अपनी पंचायतें होती हैं। वो और किसी से मतलब नहीं रखते हैं, आत्मनिर्भर हैं। अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो खुद ही कर लेते हैं, वो किसी पर निर्भर होते नहीं। अब जब ये वहां पहुंचेंगे तो उनके घरों को उजाड़ा इन लोगों ने, क्योंकि उनके घरों के नीचे कोयला था। घरों को उजाड़ा, उनके कानूनों में इंटरफेयर किया, और भी जो वनोपज थी जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे, जो जमीनें थी, उनको अंग्रेजों ने धीरे धीरे हड़पना शुरू कर दिया। और यही सब कारण थे कि उन जनजातियों ने ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ज़्यादा बड़ा और बड़ी मात्रा में, और बहुत ज़्यादा, बहुत ही संख्या है आंदोलनों की। आप देखोगे तो मैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आंदोलन बताने वाला हूँ। 70 से अधिक आंदोलन किए हैं जनजातियों ने, और एक लंबे समय तक किए हैं। लंबे समय तक किए हैं। ये समझ लीजिए कि अंग्रेजों के 1800 से शुरू होकर के लेकर 1947 तक ये आंदोलन चलते रहे। और आज भी कहीं ना कहीं ये आंदोलन एक अलग रूप में है। आप समझ सकते हो नक्सलाइट, नक्सलवादी जानते हो ना, नक्सलवादी भी आजकल कहीं ना कहीं देख सकते हो कि वो उस रूप में भले नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विद्रोह आज भी उनका हो रहा है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं भाई, ये जनजातीय आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये आंदोलन क्यों हुआ। तो अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी आबादी जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों के साथ शांतिपूर्ण रहा करती थी। उन्हें दुनिया से लेना देना था नहीं। फिर क्या होता है, अंग्रेजों ने इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति का समर्थन देने के लिए, औद्योगिक क्रांति मतलब क्या, फैक्ट्रियां कारखाने खोलने के लिए, जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लीजिए कागज बनाना है तो कागज कहाँ से बनेगा? बांस से। बांस कहाँ से आएगा? जंगलों से आएगा। लाख बनाना है तो लाख, लाख बनाने के लिए पेड़ काटेंगे। तो इस तरीके से अपनी इच्छा से प्रेरित होकर उन कुछ शोषणकारी नीतियां
बनानी शुरू कर दी, ऐसी नीतियां कि इस क्षेत्र में आदिवासी नहीं जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे, है ना। तो जिससे आदिवासी समूह में आक्रोश पैदा हो गया। आक्रोश माने गुस्सा। आरंभ में आदिवासी समूह बिना किसी प्रतिबंध के कृषि, शिकार, मछली पकड़ने और वन उत्पादों का उपयोग करने जैसी गतिविधियों पर निर्भर थे। शुरुआत से वो बेचारे अपनी मर्जी के मालिक थे, अपना जीवन यापन करते थे, उन्हें मतलब था नहीं। पर जब ये इनके क्षेत्र में घुस गए, अतिक्रमण किया, तो स्वाभाविक सी बात, गुस्सा तो आएगा ही, किसी को भी आएगा। आदिवासियों का अपना कानून हुआ करता था, वो अपने रीति रिवाज, अब इन्होंने वहां अपने कानून लागू कर दी आदिवासियों में, ताकि साहब किसी ने अगर किसी की चोरी कर ली तो अपने साथ सजा देते थे, हत्या कर दी, बलात्कार कर दिया, या कुछ भी काम है तो सब अपने अपने रीति रिवाज थे, उनके अपने अपने कानून हुआ करते। इन्होंने वहाँ अपने कानून लागू कर दी, तो ये भी एक प्रकार का इंटरफेयर था। लेकिन अंग्रेजी राज्य विस्तार के पश्चात उनके व्यक्तिगत कानूनों में पुलिस और प्रशासन का हस्तक्षेप होने लगा, जिसके कारण वे क्या थे, दुखी थे। पहले मुखिया पंचायत बैठ के निर्णय करती थी, अब ये अपने कानून लागू करने लगे, पुलिस चलाने लगी, प्रशासन, कलेक्टर, तहसीलदार, अधिकारी नियुक्त कर दी। इसी वजह से आदिवासी जिनके पास पहले अपनी निजी जमीन थी, उनकी अपनी जमीन पर भूमिहीन और बंधुआ मजदूरों की स्थिति में सिमट गए। जो पहले खुद जमीन के मालिक हुआ करते थे, अब उनके ही इधर क्या करने लगे, मजदूरी करने लगे, जमीन उनकी छिन गई। साथ ही प्राकृतिक संसाधन और वन उत्पादकों के उपयोग पर कई सीमाएं रखी गई। मान लीजिए पहले वो अपनी मर्जी जब चाहे तब मछली पकड़ रहे हैं, कुछ भी काट रहे हैं, कहीं से कुछ खोद रहे हैं, अब उनसे कह दिए तुम इधर नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ये इस प्रकार से उन पे क्या लगा दिए गए, प्रतिबंध, सीमाएं लगा दी गई। और खेती को स्थानांतरित करने जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि भाई आपको खेती करना है तो आप एक ही जगह करो। आदिवासी लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, खासतौर पे आप देखेंगे पूर्व भारत राज्यों में, जिसे झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, झूम कृषि। उन्होंने 2-4 साल यहाँ खेत में बोनी कर ली, फिर अगले साल कहीं और कर ली, फिर कहीं और कर ली, ये उनकी परंपरा रहती है। वैसे भी एक जगह रहते नहीं है वो लोग, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे आदिवासियों की प्रति व्यक्ति आय में भी क्या आ गई, गिरावट आ गई। अब और भी क्या कारण थे कि आदिवासी बाहरी लोगों को क्या बोलते थे, दिकू। ये क्वेश्चन पीएससी में आया था, इस बार आपने देखा हो शायद। तो दिकू आदिवासी लोगों के, जो गैर आदिवासी लोग थे, जो आदिवासियों के जंगल में खासतौर पे अंग्रेज वगैरह या जमींदार वगैरह उनके क्षेत्र में पहुंच रहे थे, उनको वो क्या कहते थे, दिकू कहते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ पीएससी में, क्या कहते थे भैया, आदिवासी लोग दिकू कहते थे। तो जिसका तात्पर्य है उन लोगों से था जो उन्हें परेशान करते थे, जैसे कि महाजन, ठेकेदार, जमींदार, अधिकारी, सब बाहरी लोग क्या कहलाते थे, वो दिकू कहलाते। इसके अलावा आदिवासियों की सदियों पुरानी धार्मिक प्रथाओं को कम करके ईसाई मिशनरियों के ईसाई धर्म के प्रसार के प्रयासों ने अंग्रेजों के प्रति उनकी नाराजगी बढ़ा दी। उनका जो धर्म था, अलग अलग देव देवता, आप जब अपन मध्य प्रदेश में आदिवासी पढ़ेंगे, जब एमपी के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे दूल्हा देव, बूढ़ा देव, खैर देव, ये माई, वो माई, शीतला माई, अलग अलग उनके देव देवता होते हैं आदिवासियों के। इन्होंने उन पर क्या थोप दिया, ईसाई धर्म। और आज आप देख रहे होंगे भारत के बहुत बड़े भूभाग में, चाहे तो आप पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को देख लें या भारत का सबसे बड़ा राज्य देख लें, आदिवासियों को छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लोग कौन हो चुके हैं, ईसाई हो चुके हैं। ईसाई मिशनरियों ने लोभ देके, लालच देके, जरा सा पैसा खर्च करके लोगों को क्या बना दिया, ईसाई बना दी। तो ये भी इनकी नाराजगी का एक कारण था, इससे भी ये लोग नाराज थे। उनके जीने के तरीके में हस्तक्षेप, कि तुम ऐसा रहो, ये पहनो, वो पहनो, ये करो, ये सब भी उन्हें थोड़ा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विविध जनजातीय समुदायों ने ब्रिटिश शासन के समय ब्रिटिश भारत सरकार के शोषणकारी और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह का नेतृत्व किया। और यही आप आगे देखेंगे कि अलग अलग विद्रोह के रूप में उभर के आते हैं इन सब कारणों के वजह से। तो हम अब विद्रोह कौन कौन से हुए, अभी तो हमने बात की कारण क्या थे, अब हम बात कर रहे हैं विद्रोह कौन कौन से हुए। तो वैसे तो बहुत सारे, मैंने कहा 70 से अधिक विद्रोह हैं। सब विद्रोहों को पढ़ना ना तो पॉसिबल है और ना ही सब महत्वपूर्ण है। जो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं उनके बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे पहला विद्रोह दिया है सन्यासी विद्रोह, क्योंकि आपको नाम समझ में आ रहा है कि ये सन्यासियों का विद्रोह है। और सन्यासी कौन है, जिन्होंने घर बार त्याग दिया है, जो संत बन गए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का नाम सुना होगा, शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य जी ने लोगों को सन्यास दिलवाया था और उन्होंने अलग अलग जो है 10 नामी संत बना दिए, अलग अलग, जैसे नागा, गिरी, पुरी, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं नागा संत।
इन संतों ने उस क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में जो है अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो भाई सन्यासी आंदोलन का समय क्या है? 1763 से 1800। आंदोलन का समय क्या था? 1763 से 1800। ठीक है। और स्थान कौन सा है? बंगाल, बिहार। विद्रोहीकारी सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। आंदोलन का कारण क्या था? हिंदू नागागिरी। नागागिरी कौन है? ये संत हैं, ये सन्यासी हैं। सशस्त्र सन्यासियों का तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा देना। क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया कि कोई भी संत, जो हमारे नागा संत होते हैं, वो हथियार धारण करते हैं। कोई फरसा रखता है, कोई तलवार रखता है, क्योंकि ये जो नागा संत बनाए थे आदि गुरु शंकराचार्य ने, ये धर्म की रक्षा के लिए बनाए थे। अहमद शाह अब्दाली जैसे लोगों को खदेड़ दिया था नागाओं ने। कहाँ से? वृंदावन से। वृंदावन में जब अहमद शाह अब्दाली वगैरह के जो सैनिक वहां पर घुस गए थे, तो उनको खदेड़ दिया था। बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। जब जब भी धर्म पर किसी प्रकार का कोई संकट आया है, तो नागाओं ने, अब नागाओं को अपन भले ही अपन को ना देखते हो, जब भी कभी कुंभ होता है तो तुम देखना कितने 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 निकल के आते हैं, कितने आते हैं, बनते समाते नहीं। और जब धर्म पर विशिष्ट विकट परिस्थितियां बनती हैं, तो फिर ये नागा अस्त्र लेकर सामने आ जाते हैं। अब ये अस्त्र शस्त्र लेकर मंदिरों में या तीर्थ यात्राओं में जाते थे। तो भैया अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया कि कोई भी साधु हो, संत हो, कोई भी हो, हथियार लेके कहीं नहीं जाएगा। इस बात को लेकर क्या होगा? ये गुस्सा होगा सन्यासी। और परिणाम क्या हुआ? भैया विद्रोह को दबा दिया गया। अंत में विद्रोह हुआ भयंकर। अब 28वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 1763 से 1800 में अंग्रेज शासन के विरुद्ध तत्कालीन भारत के कुछ भागों में सन्यासियों ने उग्र आंदोलन किया। क्योंकि कितना लंबा चला? 1763 से 1800 तक चला है। मतलब अंग्रेजों को इसे दबाने में पसीने छूट गए, क्योंकि साधु संत कोई एक जगह तो थे नहीं सन्यासी, वो तो पूरे भारत में फैले हुए थे। जगह 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 उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है। यह आंदोलन अधिकांशतः उस समय ब्रिटिश भारत के बंगाल और बिहार प्रांत में हुआ। ज्यादातर कहाँ हुआ था? बंगाल बिहार में। फैला पूरे भारत में, लेकिन मेन जो उसका हब था वो कहाँ था? बंगाल बिहार था। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये वेरी मोस्ट पॉइंट है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम सुना होगा आपने, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत। इनके ही उपन्यास जिसका नाम क्या है? आनंद मठ। क्या नाम है? मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप सबको पता भी होना चाहिए ये कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा क्या लिखा है? हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा है। और वो गीत काय में लिखा है? आनंद मठ नाम के उपन्यास में लिखा है। काय में लिखा है? और राष्ट्रगान कौन ने लिखा है? तू बता, राष्ट्रगान कौन ने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रगान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बंकिम चटर्जी द्वारा 1882 में उनके द्वारा रचित उपन्यास जिसका नाम क्या है? आनंद मठ। आनंद मठ में काय का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह। या आनंद मठ लिखा गया है सन्यासी विद्रोह के ऊपर। ठीक है। तो भाई सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ है? आनंद मठ। आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख कारण हिंदू नागा गिरी के सशस्त्र सन्यासियों का तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा देना। कारण क्या था? कि साधु महात्माओं से कह दिया कि हथियार अपने रख के ही तीर्थ यात्रा को जाओगे। इन सन्यासियों में अधिकतर आदि शंकराचार्य के अनुयायी थे। शंकराचार्य के अनुयायी थे। सन्यासी विद्रोह को खत्म करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कई कठोर कदम उठाए। अंग्रेजों द्वारा 1820 तक सन्यासी विद्रोह का दमन कर दिया गया। वैसे तो देखो बताऊं मैं आपको, क्या है इनमें हमें क्या पढ़ना है? इनमें हमें ये पढ़ना है कि भाई विद्रोह कब हुआ, विद्रोह कहाँ हुआ, और विद्रोह का अगर कोई नेता था तो उसका नाम। मेनली दो ही चीजें याद रखना है, कब और कहाँ। लेकिन अब ये कब और कहाँ अकेला पढ़ते हैं तो उसे रटना बोल देते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा चीज इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में एक कहानी के तौर पे ये बस जाए, क्योंकि अकेले एक लाइन पढ़ना हमेशा कठिन होता है। 10 20 50 लाइनें कहानी के तौर पर पढ़ के समझ लेना, पर हमें वो चीजें कुछ ना कुछ याद रह जाती हैं। समझ में आ रही बात मेरी? तो अगला विद्रोह कौन सा है? पहाड़िया विद्रोह। ये कब हुआ है? 1779। 1779 में हुआ।
अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की आजादी के आंदोलन में तिलका मांझी को आदि विद्रोही का दर्जा मिला है। अब ये इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आदि विद्रोही किसे कहा जाता है? तिलका मांझी। किसको कहा जाता है? तिलका मांझी। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहार, बंगाल, उड़ीसा में राजस्व वसूली मतलब टैक्स उगाने और जमीन पर कब्जे के खिलाफ पहाड़िया आदिवासियों के आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। तो दो पॉइंट हो गए। पहाड़िया आंदोलन कब हुआ? 1779 में। कहाँ हुआ है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। नेता कौन थे? तिलका मांझी। तिलका मांझी को आदि विद्रोही कहा जाता है। ठीक है। और ये क्यों किया कि भैया जो है बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया था अंग्रेजों ने, जमीनों को हड़प रहे थे, इसलिए किया। तिलका मांझी ने 1780-85 के मध्य ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर लगातार हमले किए। अधिकारी अंग्रेज मंग्रेज जहाँ मिल जहाँ भाई कूटते ये ग्रुप बना के लगे लगे लट्ठ मचा रहे थे। इसके लिए आदिवासी और अन्य गांव के लोग एकजुट करना शुरू कर दिया और साल के पेड़ की छाल में गांठ बांधकर गांव गांव आदिवासियों के एकजुट होने का निमंत्रण भेजा। क्योंकि साल का जो पेड़ होता है वो उनके लिए पूजनीय होता है। गंगा अपन को ना, गंगा उठा दो हाथ में, गंगा जी बात दर्द तो आदमी झूठ नहीं बोले, ऐसा उनका रहता है कि साल या साज के पेड़ पर पत्ते वगैरह हाथ में लेकर वो लोग झूठ नहीं बोलते। अगर उन्हें ऐसा कह के शपथ दे दी जाए, या अपन जैसे लोगों के पास क्या भेजते हैं? पीले चावल भेजते हैं। पीले चावल का मतलब क्या होता है? कि आपको आना है, निमंत्रण है आपका, है ना। तो ऐसे ही इन लोगों ने साल के पेड़ की छाल में गांठ बांधकर गांव गांव लोगों को भेजा और उन्हें क्या बोला? उन्हें एक जगह इकट्ठा होने का निमंत्रण दिया। किसने? तिलका मांझी। तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर, जो कलेक्टर थे उस समय, जिनका नाम था अगस्टस क्लीवलैंड, इसमें तीर मार दिए। क्लीवलैंड में तीर मार दिए और ये कुछ दिन बाद क्लीवलैंड मर गया। क्लीवलैंड मर गया क्योंकि उसने उसमें 2-3 तीर मार दिए। 1884 में 3 धनुष से तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया। 3 नहीं है, तीर है, तीर जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उन्हें गिरफ्तार कर 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। किसको? तिलका मांझी। क्यों दे दी फांसी? क्योंकि उन्होंने कलेक्टर में तीर मार दी, कलेक्टर मर गया, तो उनको पकड़ लिया गया और बीच चौराहे पे बरगद के पेड़ पर इनको, तिलका मांझी को क्या दे दी गई? फांसी दे दी। कौन सा विद्रोह किया था इन्होंने? पहाड़िया विद्रोह। कब किया था? 1779। कहाँ किया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अच्छी बात। अगला विद्रोह कौन सा आता है? चुहार विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? चुहार विद्रोह। कब हुआ भैया? 1769 से 1805। देखो आप देख रहे हैं ये सभी विद्रोह बड़े लंबे लंबे चले हैं। क्योंकि दिक्कत क्या थी? दबाने में ब्रिटिश को इतनी समस्या क्यों आई? क्योंकि ये लोग कहाँ रहते थे? जंगलों में। जंगल इनके घर हैं, पहाड़, नदियां, झीलें इनके घर हैं। मान लो अंग्रेज आए और जिद दुख उनको फार्म बैठ गए, उन्हें सब पता है वे वहीं रहते हैं कि कितना कहाँ घुसेंगे, कहाँ ईटियाँ आएंगे। वे आए अंग्रेजन में देखन पट्टी में भाग जाए। अब पहले ड्रोन व्रोन तो थे नहीं कि सब ऊपर से देख लें कि कितना कितना भाग रहे हैं। वे दुख के बैठ जाएं और देखन पट्टी में फिर दुख जाएं। तो अंग्रेजों को बड़ी समस्या हुई थी। सबसे ज्यादा अंग्रेजों को परेशान किया था आदिवासियों ने। ठीक है, देखिए, तो ये चुआर विद्रोह जो हुआ है, अंग्रेज अधिकारी जंगल महाल की भूमि को चुआर या चोआड़ कहते थे। चोआड़ किसको? जंगल महाल। ये कहाँ पर है? ये हमारा जो है झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड। जंगल महाल एक जिला बना दिया, उसको चुआर या चौआड़ कहते थे। इसलिए इनके विद्रोह का नाम क्या पड़ा है? चुआर विद्रोह। उस जमीन को अंग्रेज क्या कहते थे? चुआर या चौआड़ कहते थे। चुआर जंगल साफ कर खेती करते थे। जो आज जो लोग थे वो जंगल को साफ करते थे, उससे जमीन निकल आती थी, उस जमीन को ये लोग चुआर कहते थे। और वो लोग वहां पर खेती करते थे, पशु पक्षियों का शिकार करते थे और जंगल में पैदा होने वाली वस्तुओं को बेचकर अपना गुजारा करते थे। ये चुआर लोग थे या उनकी जो खेती चुआर थी। यह विद्रोह मुख्यतः बंगाल के बाकुंडा क्षेत्र से शुरू हुआ, लेकिन बाद में मुख्यतः ये कहाँ फैल गया था? ये फैल गया था अपना झारखंड इलाके में। इनमें अधिकांश स्थानीय जमींदारों के यहाँ पाइक यानी कि सिपाही का काम कर दिया। ये चुआर लोग जो थे ना, ये पहले
जो वहां के जमींदार लोग हुआ करते थे ना, उनके इतना काम करते थे सिपाही का काम। क्या काम करते थे? और उन सिपाहियों को क्या कहते थे? पाइक कहते थे। क्या कहते थे? सुन रहे हो ना? क्या कहते थे? पाइक। पाइक क्या? कौन? सिपाहियों को पाइक कह रहे हैं। वो कौन काम करते थे? वो चुआर लोग, वो आदिवासी लोग। अब क्या हुआ कि जमींदारों को वहां से भगा भगू के अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। वो अंग्रेजों ने अधिकार कर ले तो अंग्रेजों की खुद की सेना थी, खुद के सिपाही थे उनके। तो अब इनकी नौकरी भी चली गई, इनकी जमीनें भी चली गई, तो बेचारे ये बेरोजगार हो गए। जिसकी किसी की पेट पे लात मारोगे तो शांत थोड़ी ना बैठा रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये स्थानीय जमींदारों के यहाँ पाइक यानी सिपाही का काम करते थे, और वेतन के बदले उन्हें जमीन दी जाती थी, जो क्या कहलाती थी? पाइकान कहलाती थी। पाइकान को छीन लिया और पाइक की नौकरी भी चली गई। ठीक है। अब क्या होता है? अंग्रेज शासकों ने कब्जा जमाते हुए चुआरों की पुश्तैनी जमीन छीन छीन कर नए जमींदारों के हाथ बेचना और इन जमींदारों के साथ मिलकर नई प्रजा बसाना शुरू कर दिया। साथ ही पाइकों को हटाकर बाहर से ला लाकर पुलिस को उनकी जगह नियुक्त कर दिया। ठीक है। इससे हजारों पाइक जमीन, घर द्वार, जीविका का साधन सब कुछ खोकर दर दर की ठोकरें खाने लगे। ठीक है। कौन सा विद्रोह हो रहा है? चुआर विद्रोह। 1769 से इन पाइकों यानी सिपाहियों और किसानों की सम्मिलित शक्ति ने विद्रोह की वह आग लगा दी कि जिसे बुझाना अंग्रेज शासकों के लिए बड़ा ही कठिन हो गया। क्योंकि वो पहले से ही लड़ाकू थे, पाइक सैनिक तो, सिपाही तो पहले से थे, उन्हें लड़ना भिड़ना आता था, और संग किसान और मिल गए और उनने बहुत भयंकर तरीके से विद्रोह कर दिया। चुआर विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? दुर्जन सिंह और करणगढ़ की रानी शिरोमणि। दुर्जन सिंह थे और करणगढ़ की रानी थी, जिनका नाम था शिरोमणि। करणगढ़ की रानी थी, एक मिनट वही पूछी हुए हो। चुआर विद्रोह के मुख्य नेता दुर्जन सिंह और करणगढ़ की रानी कौन थी? शिरोमणि। ठीक है। चुआर विद्रोह, इस विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है। दुर्जन सिंह नेता है और रानी है। देखिए, लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स, मेजर क्राफ्ट। लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स, मेजर क्राफ्ट ने इस विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था, और लगभग 30 वर्षों से अधिक समय तक इस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधाएं देने का निर्णय लिया। क्योंकि लड़ लड़ के तो उनसे हार गए, जीत ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा फिर राजीनामा कर लो भैया, क्या क्या चाहिए हम तुम्हें दे रहे हैं। और 1805 ईस्वी में जंगल महाल जिले के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति की व्यवस्था बहाल हुई। उस क्षेत्र को एक अलग ही जिला बना दिया। सीधी सी बात है, यहाँ पर अंग्रेज ही हार गए, उनसे राजीनामा ही करना पड़ा। किससे? चुआरों से, पाइक। समझ में आई? तो ये अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। नहीं 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 नहीं, ये बात अलग है। ये जंगल महाल नहीं, ये महल है, जंगल महल। वो महाल था, है ना, महालवाड़ी व्यवस्था थी, जंगल महल है। ये तो उस इलाके का नाम था जंगल महल, और उसको अलग से क्या बना दिया? जिला बना दिया। ठीक है। अब अगला विद्रोह कौन सा है? पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह। अब पागलपंथी क्या है? ये एक धार्मिक संगठन था। पागलपंथी क्या था? एक धार्मिक संगठन था या अर्धधार्मिक। ठीक है। धार्मिक या अर्धधार्मिक संगठन था। और ये लोग, मतलब जैसे मान लो कोई बाबा जी होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं। जैसे अभी एक वो था अपना साकार हरि, अभी हाथरस में कांड हुआ था, 121 लोग मारे गए, सुना था आप लोगों ने? तो ऐसे ही एक व्यक्ति और उनके अनुयायी थे, और उन्होंने एक जो पंथ बनाया था उसका नाम था पागल पंथ। पागल पंथ था उनका। ठीक है। और भाई इसके संस्थापक कौन थे? टीपू। कौन थे? ये टीपू सुल्तान नहीं है, नहीं सोच रहे हो तो है, ये टीपू। देखिए, हालांकि क्या है, उद्देश्य था जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह।
कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया। पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत टीपू ने की थी, और पागलपंथी एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह संप्रदाय उत्तरी बंगाल में करम शाह द्वारा चलाया गया था। करम शाह ने संप्रदाय बनाया था। करम शाह का बेटा कौन था? टीपू। और टीपू ने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, बात सही में आ रही। करम शाह एक धार्मिक नेता टाइप के रहे होंगे, उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया था। बाद में उनका बेटा टीपू आया, उसने इन सब सारे लोगों को इकट्ठा करके जमींदारों के खिलाफ क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं? पागलपंथी विद्रोह। कब हुआ? 1813 से 31 तक। वो कहाँ पर हुआ? बंगाल में। कहाँ पर हुआ? बंगाल में। कौन सा आंदोलन? पागलपंथी विद्रोह। ठीक है। पागलपंथी विद्रोह 1825 में करम शाह के उत्तराधिकारी पुत्र टीपू ने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्योंकि पहले ये करम शाह जो था ना, वो तो बेचारा केवल एक धार्मिक काम कर रहा था। लोग उसकी बात मानते थे, उससे साथ जुड़ते थे। और बाद में जब वो चले, उनकी मृत्यु के बाद में कौन बना? टीपू। टीपू ने उन लोगों पर जो हो रहे अत्याचार को समझा और उन लोगों को इकट्ठा किया और उन जमींदारों के खिलाफ उन्हें भड़का दिया और विद्रोह शुरू हो गया। यह विद्रोह इस क्षेत्र में 1840 से 1850 ईस्वी तक जारी रहा। जमींदारों और साहूकारों के अत्याचार के खिलाफ करम शाह के पुत्र टीपू ने स्थानीय गारो जनजाति, कौन सी जनजाति थी? गारो, खासी, जयंतियां, ये कुछ मेघालय की जनजातियां भी हैं, के लोगों के साथ 1813 में विद्रोह किया। अगला विद्रोह कौन सा है? भील विद्रोह। अब देखो, भील विद्रोह 2-3 जगह हुआ। भील विद्रोह महाराष्ट्र में भी हुआ है, भील विद्रोह राजस्थान में भी हुआ है, और एक भील विद्रोह मध्य प्रदेश में भी हुआ है। क्योंकि भील तो लगभग लगभग पूरे भारत में फैले हुए हैं। आप जानते ही हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की गोंड, और दूसरे नंबर की भील, और मध्य प्रदेश की पहले नंबर की भील, दूसरे नंबर की गोंड। ठीक है। 1818 का भील विद्रोह भील जनजाति द्वारा उठाया गया पहला ब्रिटिश प्रांतीय आंदोलन था। जनजाति का शांतिपूर्ण जीवन एक लंबा इतिहास रहा है। किस जनजाति का? भील लोग बहुत ज्यादा ऊधम पट्टी नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, अपने काम पे काम रखते हैं। ठीक है। पर लेकिन ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किए गए परिवर्तन, जैसे कि सामंती व्यवस्था में उन्हें सरकार के खिलाफ उग्र बना दिया। ये ब्रिटिश सरकार ने जो नियम बनाए, जो कानून बनाए, उनसे वो लोग गुस्सा हो गए। कौन? भील लोग। और वर्ष 1818 में सभी भील आदिवासी राज्यों ने एक संधि कर हस्ताक्षर करने के लिए ब्रिटिश शासन से हाथ मिलाया। जब अंग्रेज असली मालिक बन गए, अब अंग्रेज क्या हो गए? असली मालिक बन गए। भीलों के और अंग्रेजों के बीच में क्या हो गया? समझौता हो गया। पावर किसको मिल गए? अंग्रेजों को मिल गए। क्योंकि अब उन्हें राज्य के बाहरी और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और नीति निर्माण का अधिकार सौंप दिया गया था। इसके अलावा भीलों को जंगल में प्रचुर मात्रा में उत्पादित विभिन्न उत्पादों के उपभोग और उपयोग के अधिकार से वंचित कर दिया है। कि जो कुछ जंगल में मिलेगा उसका उपयोग तुम नहीं कर पाओगे, पूरे का थोड़ा बहुत कर पाओगे। समझ आ रही? इससे जनजाति की अंग्रेजों के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें विभिन्न बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। बुनियादी खाने पीने के सामान बेचते थे, महुआ तोड़ लाए, महुआ बेच आए, है ना, तेंदू के पत्ता तोड़ के बीड़ी बना के बेच दिया। कुछ भी करते थे बेचारे, वो लोग अपना पेट पालते थे, उनसे छीन लिया। ब्रिटिश सरकार ने असंतोष को दबाने के लिए, विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी। घने जंगलों में लगातार बढ़ती कठिनाइयों के कारण विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने के लिए सेना जंगल में गहराई तक जाने में सक्षम नहीं थी। अंत में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि कर्नल वाल्टर ने आदिवासियों के साथ में क्या किया? शांति समझौता। जब लड़ के हार गए, कुट के हार गए, हर दिन कुट रहे थे, तो उन्होंने क्या कर लिया? कर्नल वाल्टर आया और भीलों के साथ में क्या हो गया? आंतरिक शांति समझौता। मूल निवासियों को उनके विभिन्न करों और उनके वन अधिकारों में रियायत दी गई कि भाई जो तुम पहले करते थे, जो खा सकते थे, बेच सकते थे, तुम करते रहो, हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे। ठीक है। भले ही अंग्रेज विद्रोह को दबाने का दावा कर सकते हैं, फिर भी भीलों के निवास वाले क्षेत्र में वे कभी भी स्थायी शांति हासिल करने में सक्षम नहीं थे। जहां पर भील लोग रहते थे वहां पर ये सब कुछ कर लिया इन्होंने, आकर इन्हें समझौता ही करना पड़ा। अगला विद्रोह है कौन सा? फैराजी विद्रोह। कब हुआ? 1820 से 1858। 1820 से 1858।
देखो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, अगर आप में सोचा जैसे वो घड़ी देख रहा है, हो सकता है किसी को नींद भी आ रही हो। आपको पता है मैंने परसों के दिन क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने क्या कहा था कि ये पूरा का पूरा मटेरियल बहुत बोर करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे विद्रोह हैं, सबकी अलग अलग डेटे हैं सब। इसीलिए अब मुझे बताओ को दो ही चीजें हैं, या तो बुरो मुंह करके रो लो गा लो मूड़ा फोड़ लो बेटी में, और चाहे फिर कर रही करके पढ़ लो। जब बुखार चढ़ता है तो हमें दवाई बुरी कराई लगती है, लेकिन पीने तो फिर भी पड़ता है, इंजेक्शन को डर लगता है, लगवाना तो फिर भी पड़ता है, काहे के ना लगवाएंगे तो ना बुखार अच्छा हो रहा हो। ये आपने बहुत बार देखे हैं कि ये इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपको मैंने अकबर बाबर की कहानी सुना रहा था, बढ़िया, जो जहाँ में देगा वो वहां में देगा, तो बड़ा मजा आ रहा था। पर अब आपको, आप बड़े से उदास हैं, ऐसा कर रहे हो, झटके से ले रहे हो, काय ले रहे हो भाई? क्यों जरूरत? जब मैं कह रहा हूं कि सिंपल सी बात है, याद करना क्या है कि आंदोलन कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन नेता था। पर कहानी इसलिए बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो दिमाग में बना रहे। कभी कभी डीपली प्रश्न आ जाते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन आया था पीएससी में कि भैया आदिवासियों ने बाहरी लोगों को क्या नाम दिया था, अब बताओ ये ना पढ़ा था मैं दिखू तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ आपको, बोर होने की जरूरत नहीं है। ओ अब हो रहे हो बोर तो बेटी मूड लगो, और क्या कहूँ। 1820 से 1858 तक हुआ कौन सा विद्रोह? फैराजी विद्रोह। भैया नेता कौन थे? दादू मीर। फैराजी लोग शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये शरीयतुल्लाह एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक अपना क्या चलाया था, एक संप्रदाय चलाया था, एक इनका ग्रुप था, संप्रदाय मतलब ग्रुप था, ये के अनुयायी थे। यह आंदोलन बंगाल में हुआ, इसके नेता दादू मीर हैं। फैराजी लोग शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। मोहम्मद मोहसिन को ही क्या कहते हैं? दादू मीर कहते हैं। ने जमींदारों को जबरदस्ती वसूली का प्रतिरोध करने के लिए किसानों को संगठित किया, कि जमींदार जो जबरदस्ती टैक्स उगाते थे ना, जबरदस्ती लाओ तुम, चाहे पैदा कड़ी हो चाहे ना कड़ी हो, हमें तुम टैक्स दो, तो उस चीज का विरोध किया किसने? दादू मीर ने। यह अंग्रेजों एवं जमींदारों के विरुद्ध किसान आंदोलन था, किसानों का आंदोलन, और साथ में आदिवासी लोग सम्मिलित हो गए। दादू मीर ने नारा दिया, समस्त भूमि का मालिक खुदा है, तुम नहीं हो, काय का टैक्स? तुम्हारे बाप का टैक्स थोड़ी है, मालिक जमीन किसकी है? खुदा की है। टैक्स किसको देंगे? हम खुदा को देंगे, तुम्हें टैक्स नहीं देंगे। यह विद्रोह 1838 से 1857 तक चलता रहा, और कालांतर में इस संप्रदाय के अनेक समर्थक बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। अगला विद्रोह कौन सा है? कोल विद्रोह। कब हुआ? 1831-32 में हुआ। कहां पर हुआ? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहां पर है? झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा से भरा पूरा, कोला लोहा सारी खनिज मिलते हैं। छोटा नागपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल, अपना झारखंड में। क्षेत्र के निवास, ये कोल एक जनजाति, जैसे आदिवासी शहरिया भील, ऐसे क्या है? कोल। कोल लोगों ने विद्रोह किया 1831-32 में, छोटा नागपुर झारखंड में। छोटा नागपुर झारखंड। अंग्रेजों के आगमन से पहले वे अपने पारंपरिक प्रमुखों के अधीन पूर्ण स्वायत्तता का आनंद लेते थे, मजे से रह रहे थे, जो उनके मुखिया हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों की सत्ता में आने के बाद यह प्रथा उलट हो गई। अब उनके जो मुखिया मुखिया सब घरे बैठ गए, मुखिया को हो गए, अंग्रेज हो गए। ब्रिटिश सरकार ने गैर आदिवासी साहूकार, जमींदार और व्यापारियों की अवधारणा पेश की, इनके क्षेत्रों में भेज दिए साहूकारों को, जमींदारों को जमीनें बेच दें। इस वजह से कोल अपनी पारंपरिक जमीन बाहरी लोगों या साहूकारों के हाथ में बेचने या ब्याज के रूप में देने के मजबूर हो गए, और उन्हें बड़ी मात्रा में भी कर भी देना पड़ता था। ब्रिटिश नीतियों ने उन्हें संकट को और बढ़ा दिया। इसके चलते कोलों ने 1831-32 में ब्रिटिश सरकार और बाहरी लोगों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह। इस विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बुद्धू भगत। बुद्धू भगत इसके प्रमुख नेता थे। किस आंदोलन के? कोल विद्रोह के। इन्होंने गैर आदिवासियों को मार डाला, जो भी उनके क्षेत्र में गैर आदिवासी थे, बाहर के लोग थे, उन्हें सभी मार डाला, उन्हें उनके घरों को जला दिया गया। इनका सशस्त्र विद्रोह 2 साल तक चलता रहा। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से, बिल्कुल जहां भी आदिवासी मिले फिर उन्होंने भी गोलियां मारना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया है। बेरहमी से अंग्रेजों ने कोल विद्रोह को दबा दिया। फिर इसके बाद अगला विद्रोह कौन सा है? खासी विद्रोह 1830 से 33। 1830 से 33। खासी विद्रोह 1830-33 के बीच में कहां पर हुआ? उत्तर पूर्वी पहाड़ी पर हुआ। ये कहां पर है? पहाड़ी असम में। 3 पहाड़ियां हैं, एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, एक का नाम है जयंतिया। और गारो पर गारो जनजाति के लोग रहते हैं, खासी पर खासी जनजाति के लोग रहते हैं, और जयंतिया पर जयंती जनजाति के लोग रहते हैं। ये जनजातियों के नाम पर ही पहाड़ियों के नाम है।
और इन्हीं के बीच में आप जानते हैं मासन राम चेहरा पूजिए, बादल आ तो जाते हैं लेकिन कहीं निकल नहीं पाते हैं, फंस के रह जाते हैं, यहीं वर्षा करते हैं। कौन? बादल। अरे बादल आते हैं सीधे पहुंच जाते हैं वो है असम, वहां पर इधर से उठते हैं समुद्र से बादल। इसलिए दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासन राम, है ना। दूसरे नंबर है कौन सा है? चेरापूंजी। 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर। तो वहीं पर ये खासी विद्रोह हुआ, मेघालय असम। यह विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश द्वारा वहां की स्थानीय जनजाति को जबरन सड़क निर्माण में लगाया जाना था। रोड बन रही थी, कहाँ के लिए रोड बन रही थी? बाकी लिए म्यांमार के लिए, वो है ना उधर म्यांमार, भारत से म्यांमार है। तो वहां के सारे अब रोड बनाए कौन? तो सारे आदिवासियों ने ढेर बंदूक के दम पे घेलना है, उनसे तगाड़ी फेंकवाए, उनसे रोड डरवाए। तो बनने का ये अच्छी बेकार है, काम करवा रहे हैं, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके विरोध में उन्होंने यह विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह। कौन थे? तीरथ सिंह। और अंततः 1833 में ब्रिटिश सेना द्वारा इसे विद्रोह को कुचल दिया गया। इस विद्रोह की शुरुआत 1830 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1830। ठीक है। अगला विद्रोह कौन सा है? कूका विद्रोह। कब हुआ था? 1840 से 72 में। कब हुआ था? 1840 से 72। कूका विद्रोह याद रख लेना। कूका कहाँ पे? पंजाब में, है ना। कूका नाम भी थोड़ा अटपटा है ना पंजाबियों जैसा। कूका विद्रोह, कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। कूका विद्रोह की शुरुआत पंजाब के एक धार्मिक आंदोलन रूप में हुई थी। पहले धर्म की बात करते थे ये लोग, लेकिन धीरे धीरे यह विद्रोह राजनीतिक विद्रोह रूप में परिवर्तित हो गया। पहले धर्म के मामले में धर्म की बात करते थे, बाद में राजनीतिक विद्रोह हो गया। यह विद्रोह भी अंग्रेजों के विरुद्ध ही था। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कूका भी कहलाते हैं। जो नामधारी संप्रदाय सिखों में एक, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कूका कहते हैं। ठीक है। और इन्हीं के द्वारा कूका विद्रोह शुरू किया गया। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने की थी। किसने की थी? भगत जवाहर मल। इनको सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। भगत जवाहर मल। और उनके शिष्य कौन थे? बालक सिंह और राम सिंह। भगत जवाहर मल, बालक सिंह, राम सिंह, इन लोगों ने पश्चिमी पंजाब में जो है कूका आंदोलन की शुरुआत की। कूका लोगों ने पूरे पंजाब के 22 जिलों में बांटकर अपनी समानांतर सरकार बना डाली। समान आंतर सरकार समझते हो ना, कि सरकार तो अंग्रेजों की चल रही थी पर उनने अपनी सरकार और बना ली। समानांतर संग संग चल रही है दो सरकार। जो जिन लोगों को अंग्रेजों की मानना, वो अंग्रेजों की मान रहे हैं, जो हमारी मान तो समझ रहे हो। तो ये मतलब बड़ा चैलेंज हो गया गवर्नमेंट को कि हम बना लें जीनियस कोचिंग क्लासेस वाले अपनी सरकार, नाम नगर पालिका को माने, नाम पुलिस को माने, कोई लड़ाई मड़ाई हो जाए तो हमें सॉल्व करें, सब निर्णय अपने करें, अपनी एक अलग पुलिस होए, अपनी अलग सेना होए, सब बना लो अलग ही। तो ये इस तरीके की अधूरी तैयारी में ही विद्रोह भड़क उठा और इसी कारण यह दबा दिया गया। तैयारी पूरी कर नहीं पाए, इससे पहले वो लड़ बैठी। और थोड़ा रुक के तैयारी पूरी कर लेती तो फिर अंग्रेजों को बड़ी दिक्कत हो जाती। 1882 में आंदोलन के एक प्रमुख नेता राम सिंह को अंग्रेजों द्वारा रंगून निर्वासित कर दिया। रंगून कहां पर है? म्यांमार। जो नेता थे उसके कहां भेज दिया? म्यांमार भेज दिया, जहां 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। और बिना नेता के आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे पूर्णता खत्म हो गई। जब कोई नेता ही नहीं बचा तो ये खत्म हो गया। तो कूका आंदोलन कब हुआ था? 1840 से 1872। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ। नेता कौन थे इसके? भगत जवाहर मल, राम सिंह, ठीक है, बालक सिंह। खोंड विद्रोह, अगला विद्रोह कौन सा है? खोंड विद्रोह। अभी खोंड विद्रोह, कूका विद्रोह, समझ रहा मैं देखो, तुम जिन राहों से गुजर रहे हो, हम उन राहों से बहुत पहले गुजर के आए। हमें पता था कि कहाँ मोड़ है, कहाँ छाए है, कहाँ हैंडपंप लगा है पानी पीना है, कहाँ हम बोर होते हैं, कहाँ हमको मजा आता है। तो मैं पहले ही तो बता चुका हूं ना भैया कि ये चीज तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। और ये तो मैं जैसे आज लट्ठ पड़े थे ऐसे लट्ठ फिर पड़ेंगे कल। और ये अगर मैंने छोड़ दिया तुमको, मैंने याद नहीं कर पाए, तो तुमसे मैं गारंटी दे के कह रहा हूं कि तुम तुम्हारी जिंदगी में कहूँ याद नहीं कर रहे नहीं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं लगातार 2 दिन तक पूछूंगा ये। और फिर मैंने कल भी क्या कहा था, याद है आपको, कि मैं इनका यही टेस्ट लूंगा, यही टेस्ट लूंगा। और जिस घरे 10-10, 20-20, 50-50 फिर पढ़ना पड़ेंगे तुम्हें जने, तब जाके तुम्हें ये याद होंगे। तुम सब गड्ढे बड्ढे करोगे, चार्ट बना बना के तुम्हें जने याद ना करे ना, तो तुम्हारी मूड फोड़ फोड़ दो, मैं खून हिट आए वो। हाँ,
और कतई मत इस बात को हल्के मजाक मत लेना, सोचे दांत हिलने हंसने वाले में मारूंगा बहुत जोर से कल, समझ ही लेना अगर याद नहीं हुए तो। खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। कब हुआ था? 1837 से 1856। 1837 1856 हुआ खोंड विद्रोह। कहाँ पर हुआ? उड़ीसा में। खोंड विद्रोह हुआ। चक्र बिशोई खोंड लोगों के नेता थे। कौन थे? चक्र बिशोई। इनके नेता कौन थे? चक्र बिशोई। इनके विद्रोह का मुख्य कारण था मरिया, बलिदान की प्रथा को दबाने का अंग्रेजों का प्रयास। ये लोग बलिदान, बलि देते थे, कहते थे बलि, जिसे क्या कहते थे? मरिया कहते थे। अंग्रेजों ने इस बलि प्रथा को बंद कर दिया तो ये गुस्सा हो गए, और बदले में जमींदार और साहूकारों की आमद के साथ नए करों को पेश करना था। अगला विद्रोह कौन सा? संथाल विद्रोह। कब हुआ? 1855 से 56। ये वेरी मोस्ट है भैया, वेरी मोस्ट है संथाल विद्रोह, वेरी मोस्ट। नहीं नहीं, देखो अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि अपन लोग गंवा रहे हैं, ढो रहे हैं, अपन पे शासन करो, मजे करो, खाओ पियो, यहाँ से पैसे ले जाओ। पर उतनी मानवता तो उनमें भी थी ना कि कुछ यहाँ पर, यहाँ का खा रहे हैं पी रहे हैं तो यहाँ के लोगों को कुछ हित हो जाए, यहाँ के लोग कुछ लक्षण सीख जाएं, जो मतलब बेकार तरीके की प्रथाएं अपना रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने काम की, सड़कें डलवाई उन्होंने। अच्छा ऐसा तो नहीं अकेले उनके हित के लिए डलवाई, स्कूल भी खोलो उन्होंने, हॉस्पिटल ही बनाया उन्होंने। तो अंग्रेजों ने सब कुछ बुरा किया, ये जरूर ये नहीं है। और मेरा नजरिया अगर देखो तो भारत पे अंग्रेजों का राज होना बहुत जरूरी था। अगर अंग्रेजों का राज ना होता तो आज भारत देश ही ना होता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर अंग्रेजों का राज ना होता तो आज भारत देश ही ना होता, क्योंकि भारत का भी एक देश रहा ही नहीं है, क्योंकि भारत का भी एक देश रहा ही नहीं है। ग्वालियर बारे महाराज सिंधिया जी का देश अलग था, हो सकता है ग्वालियर जा रहे वीजा लेना पड़ता अपन को, वीजा पासपोर्ट चल रहा होता है ना, इंदौर के लिए अलग पासपोर्ट चल रहा होता। सबके अपने अपने रियासतें, राज्य थे, सब अपने अपने देश थे। कोई भारत एक देश कब रहा, एक राष्ट्र कब रहा? सबके अपने अपनी रियासतें हुआ करती थी। तो यानी कितने देश बनते यूरोप जैसे, जैसे यूरोप में ना गिच्चा 25 देश, यहीं स्कॉटलैंड, यहीं हॉलैंड, यहीं ये लैंड, फलाना ढिकाना, देखता है कितने कितने देश हैं। ऐसे भारत में कितने देश होते अगर अलग अलग देश। तो ये अंग्रेजों ने, अब का अंग्रेजों का भला करे कि उन्होंने हम पे शासन किया और हमें मार दी साबत, तो हमें सूद बैठ गई, इकट्ठे रहना चाहिए, है ना। तो हम एक हो गए, एक भारत देश हो गया, एक संविधान हो गया, एक सरकार हो गई। ये अंग्रेजों की बदौलत तो है ही। तो अब अंग्रेजों को बुरा मत मान लो, मतलब ठीक है कूटे पीटे उन्होंने, वो गलत थी, गलत बात है, पर ना कूटते पीटते तो। देखिए संथाल विद्रोह की बात करें, ये वेरी इंपोर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ भैया, इंपोर्टेंट है, सुन लेना, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है ना। और अगर इसके बावजूद कोई नहीं जाग रहा तो फिर मर जाना। संथाल विद्रोह संथाल जनजाति द्वारा किया गया था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी प्रणाली के दोनों के खिलाफ। वर्तमान खास तौर पे याद रख लेना झारखंड, झारखंड है ना, बिहार का हिस्सा हुआ झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र में यह विद्रोह था। और विद्रोह का नेतृत्व चार सहोदर भाई, सहोदर भाई मतलब एक ही पेट के भाई, सगे भैया, है ना, भाइयों ने, सिद्धू, कान्हू, चंदू और भैरव। सिद्धू, कान्हू, हाँ, चंद और भैरव, ये चार सगे भैया थे। इन लोगों ने ही क्या कर दिया? आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन? संथाल, संथाल विद्रोह। संथालों ने मुख्य रूप से राजमहल और भागलपुर के बीच क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और जिसे दमन एकोह के नाम से जाना जाता था। जो राजमहल और भागलपुर के बीच का जो क्षेत्र था उसका नाम, उसे क्या कहते थे? दमन एकोह। उस पे किसने कब्जा कर लिया? इन चारों भाइयों ने। और इन्होंने बाहरी लोगों के खिलाफ भी विद्रोह किया, जिसे इन्होंने क्या कहा था? दिकू। दिकू किसे कहते थे? जो भी लोग बाहर के हुआ करते। और इनका प्राथमिक उद्देश्य विदेशी या ब्रिटिश शासन का पूरी तरीके से सफाया करना था। ये चाहते थे कि बिल्कुल साफ कर दो, किसको भगा दो? दिकू। दिकू कोई भी ना है, अंग्रेज मंग्रेज, बाहर के लोग, गैर आदिवासी जो भी है सब भगाओ यहाँ से। पुलिस कर्मियों, जमींदारों, राजस्व अदालत के अधिकारियों द्वारा संथाल लोगों पर किए गए शोषण या उनके आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। साहूकारों ने संथालों से 50% से 500% तक की अत्याधिक ब्याज दर वसूल की। 50% से 500% तक को ब्याज ले लगे उनसे, तो भयंकर ब्याज।
इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने गरीब संतालों के साथ न्याय करने के बजाय उत्पीड़कों को ही शरण दी। कि गरीब जो संताल थे उनसे न्याय करते, न्याय तो नहीं करो, जो जमींदार उनसे और ब्याज ले रहे थे उनको, उन्हें और बचाया। समझ रहे हो कि मैं पिट रहा हूँ, जो पीट रहा है दो ही गए अपन राजा के पास, राजा कह रहा हो भाई भाई बात करते तू इधर बैठ जा, वो मुंह में दो चार और देता है। समझ रहे हो, मतलब पीड़ित मैं था तो मेरी मदद करनी चाहिए थी, मदद कर रहे हैं, जिसने मारा है उसकी मदद कर रहे हैं। 1855 में 10,000 से अधिक संथालों ने औपनिवेश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन 1856 में उन्हें अंततः ब्रिटिश सरकार ने पकड़ लिया और आंदोलन को समाप्त कर दिया, आंदोलन को दबा दिया, है ना, बेरहमी से दबा दिया। अगला, जितना संथाल विद्रोह इंपोर्टेंट है उतना ही है और उससे भी ज्यादा है मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह से भी ज्यादा है महत्वपूर्ण मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये झारखंड के विद्रोह हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लाखों बार पूछे गए। मुंडा लोगों ने, मुंडा जनजाति के लोगों के नाम है, ठीक है, नहीं मुंडा सोच रहे हो जूता पहनवे को मुंडा यूज होता है। अंग्रेजों के बहुत जबरदस्त शिकस्त दी थी, सबसे खतरनाक तरीके से मार दी थी। कौन ने? मुंडाओं ने। कौन में? अंग्रेजों में। आपने नाम सुना होगा बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा को भगवान कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा। क्या कहा जाता है? भगवान बिरसा मुंडा। और उन्होंने अपने आप को भगवान सिद्ध कर दिया था, लोग उनको मानने लगे थे भगवान है। पूरे आदिवासी क्षेत्र में बिरसा ने घोषणा कर दी थी कि मैं भगवान ही हूँ। जैसे ये ना जी, जो अपने जो बाबा कह दी थी कि मैं भगवान है हूँ, ये रामपाल महाराज कह दिए थे कि मैं भगवान है हूँ, ये बहुत से बाबा देखो आपने कह दिया मैं भगवान हूँ, तो भगवान कह दिए भगवान। अब लोगों ने मान लिया, 2-4-6 की बीमारी अच्छी कर दी। कुछ दिनों बाद अपन मान मान लेते भगवान, बहुत दिनों बाद। कोई भी संत महात्मा, कोई भी अच्छा व्यक्ति हो, थोड़ा बहुत उसका नाम चल जाए, अगर जिंदा रहते नहीं माना तो मरने के बाद तो पक्के ही मान लेते हैं। जैसे अभी आजकल नीम करोली वाले बाबा हैं, हनुमान जी के बड़े भक्त थे, अब उनकी पूजा हो लगी नीम करोली वाले बाबा की। अब कभी आपने देखा वो अपने शिरडी वाले साईं बाबा हैं, अब वो लोग बाबा ने मंदिर बनाना शुरू कर दिया, भगवान राम कृष्ण के बगल में उनकी मूर्ति रख दे रहे हैं, विष्णु भगवान के बगल में। मतलब हमारी आदत है कि हम भगवान जल्दी बना लेते हैं नेक में किसी को, और सीधी उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन क्या हुआ कि भले ही भगवान उन्होंने अपने आप को कहा हो, पर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ बहुत जोर से भड़का दिया। किसने? बिरसा मुंडा ने। यह विद्रोह 1895 में प्रारंभ हुआ था और 1901 तक चलता रहा, और मुंडाओं के विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार था। और छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। इनका प्रमुख नेता कौन थे भैया? बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। कौन है? बिरसा। और इसे उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता। देखो नया नाम मिला। बताइए कि बिरसा मुंडा ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो मुंडा विद्रोह ना आया वहां। मुंडा विद्रोह तो आपको पता था, वहां पे लिखा गया क्या? उल गुलान विद्रोह। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फिर बहरात फिरते हैं अपन। मुंडाओं ने सामूहिक खेती का प्रचलन था। इस तरह की खेती को क्या कहते थे? खुंटकुटी कहते थे। क्या कहते थे? खुंटकुटी। कि सभी लोग मिलकर खेती करते थे, उस खेती को नाम क्या था? सामूहिक खेती। समझ में आ रही है? ए लाल टी शर्ट बारे पढ़ ले बेटा, देव करियाई में आकर सीधी हो जाएगी बेल तेरी हरामखोर। खुंटकुटी क्या है? मुंडाओं द्वारा की गई सामूहिक खेती। मुंडाओं की जमीनों पर जमींदारों द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिससे मुंडाओं में आक्रोश था। मुंडाओं द्वारा छिटपुट विद्रोह किए जाते रहे थे, लेकिन मुंडाओं को संगठित करने का प्रयास किसने किया? मुंडा गुस्सा तो पहले से ही हो रहे थे, पर उन्हें इकट्ठा किसने कर दिया? बिरसा मुंडा ने। मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा का उदय चमत्कारिक नेताओं के रूप में हुआ। बिल्कुल दब बीमारी, आओ सबकी बीमारियां ठीक कर दूंगा, सबको बहुत दे दूंगा, मैं ईश्वर हूं, सर ऐसी बातें हो गई। बिरसा मुंडा लोगों को विश्वास दिलाते थे कि भाई ईश्वर ने मुझे अपना दूत बनाकर तुम्हारे पास भेजा है और मुझ में ईश्वर की दिव्य शक्तियां हैं, मैं तुम्हें इस शोषण और अन्याय से मुक्त करा दूंगा। धीरे धीरे लोगों में यह विश्वास बढ़ता गया कि वास्तव में बिरसा मुंडा में कोई चमत्कारी शक्ति है और इन दिकुओं को भगा सकता है। दिकू समझ गए? दिकुओं को भगा सकता है। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा को देखने के लिए एकत्रित होने लगे। 1899 में क्रिसमस का दिन था।
क्रिसमस के दिन बिरसा मुंडा ने अचानक उग्र रूप धारण कर लिया। उन्हें कह दिया कि लो आवाज, आखिरी दिन है कि आज ही मारना है नहीं। अंग्रेजों को मार भगाने के लिए तथा जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए सभी मुंडाओं को एकत्र करने लगा और इसने आह्वान किया कि अब पूरी धरती पर मुंडाओं का शासन होगा। किसने कह दिया? बिरसा मुंडा ने। और बिरसा मुंडा ने कहा था कि इन दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और इनके रक्त से हमारी धरती लाल हो जाएगी। एकदम पूरे लोगों को देखो खड़े हो गए, ये बिरसा भगवान ठाणे हैं, सब कह दिया कि लगो लट्टे एक तरह से दिकुओं में। बिरसा मुंडा ने 5 जनवरी 1900 को विद्रोह की शुरुआत कर दी और चारों तरफ भयंकर रक्तपात होने लगे लगे मार मार। शुरू में तो अंग्रेज महाजन जमींदार जहां जहां मिले खूब मारे गए। बाद में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का क्या कर दिया? सामना किया और अंग्रेजों ने मुंडाओं के विद्रोह का दमन कर दिया। बिरसा मुंडा को पकड़ लिया और रांची की जेल में डाल दिया। और कुछ समय बाद मालूम चला कि बिरसा मुंडा को हैजा हो गया और उनकी वहीं पर मौत हो गई। पर जब वो गए थे तब वो स्वस्थ थे, तो आदिवासी लोग नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि इनको जहर दे करके मारा गया। ठीक है, ये पूरे जितने भी अपने अभी तक के मैंने विद्रोह पढ़ा है, इन सभी विद्रोहों को आप अब इस मैप में देख सकते हैं। आपको ये बढ़िया नक्शा बना लेना। और ये इसलिए कि जैसे मान लीजिए अलग अलग राज्य में, जैसे झारखंड के जितने विद्रोह हैं वो सब मैंने यहाँ लिख दिए। ये लिखे देखो, ये क्या है? कोल विद्रोह नेता थे बुद्धू भगत, संथाल विद्रोह नेता थे सिद्धू कानू, है ना, खैरवार विद्रोह, और इसके बाद मुंडा और ताना भगत आंदोलन नेतृत्व था जवाहर भगत ने। चुआर व चुआंग विद्रोह नेता थे रन्ना नायक। तो ये नेताओं के नाम भी लिखे, थोड़ा सा जूम करके देख लेना, दिख जाएंगे। अब यहाँ पर जूम करके देखो, थोड़ा दिख रहा है कि तुम लोगों को? जैसे दिख रहा है जैसे ये कहाँ का है? ये बिहार का है। कहाँ है? बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल के विद्रोह। ये लिखा है ना, यहीं से तीर बना हुआ है कि बहावी विद्रोह, है ना, नेता थे सैयद अहमद बरेलवी। सन्यासी विद्रोह नेतृत्व थे सन्यासी गिरी संप्रदाय के लोग। फकीर विद्रोह, अभी ये मैंने पढ़ाए नहीं है कुछ तो आपको, लेकिन फिर इसमें शब्द दिए ना। फकीर विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? मजनू शाह चिराग ने। पागलपंथी पढ़ाया है मैंने आपको, नेतृत्व कमर शाह और टीपू, है ना। फराइजी विद्रोह ये पढ़ा मैंने, दादू मीर मियाँ। और भूमिज विद्रोह, यानी भूमिज विद्रोह, फराइजी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, बहावी विद्रोह, सारे विद्रोह कहाँ हुए हैं? बंगाल और बिहार में, है ना। ऐसे ही देखिए मणिपुर में हुआ कुकी विद्रोह। कहाँ पर हुआ? मणिपुर में। नागालैंड में नागा विद्रोह हुआ। असम में कौन सा हुआ था? असम में हुआ था देखो अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, ये असम में हुए। खास है ना। ऐसे आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में जो विद्रोह हुए वो कौन सा? रंपा विद्रोह हुआ, और रंपा हुआ और चेंचू। रंपा विद्रोह और चेंचू विद्रोह कहाँ पर हुए? आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही तमिलनाडु में कौन सा हुआ? पौलीगरों का विद्रोह और गंजाम विद्रोह। पौलीगरों और गंजाम का विद्रोह कहाँ हुए? तमिलनाडु में हुए, है ना। और अगर तेलंगाना या गोदावरी क्षेत्र में है कोया विद्रोह। उड़ीसा में देख लीजिए, देखो अभी पढ़ा है मैंने, खोंड विद्रोह, पाइका विद्रोह और संबलपुर विद्रोह, ये कहाँ पर हुए? उड़ीसा में हुए। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे, ऐसे आप देखोगे तो अपना और भी क्षेत्र देख लीजिए। ये हमारा महाराष्ट्र है तो गडकरी विद्रोह, गडकरी महाराष्ट्र है ना। और रामोशी विद्रोह, ये पश्चिमी घाट में गडकरी विद्रोह। और ये अपना कर्नाटक क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ? किट्टूर विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ? किट्टूर विद्रोह। ठीक है, और आप देखो गुजरात में हुआ था कच्छ विद्रोह और बघेरा विद्रोह। गुजरात में हुए कच्छ विद्रोह, बघेरा विद्रोह। ऐसे राजस्थान में कौन सा विद्रोह हुआ? भील विद्रोह। ठीक है, और पंजाब में कौन सा विद्रोह हुआ? कूका विद्रोह, है ना, भगत जवाहरमल राम सिंह कूका। तो इस मैप को अपने एक पेज पे बना लेना। लगे फगे खून की धार, हम नहीं है जिम्मेदार। आपको समय दे रहा हूं मैं, कल का कुछ नहीं करना, पूरों को याद करना है। कल मैं आते ही आपसे एक एक से नहीं पूछ पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं आते ही 10 मिनट आपका, 10-15 मिनट का आपका टेस्ट लूंगा। 10-20-30 क्वेश्चन दूंगा इन सभी आंदोलनों से, और यहीं आपके एक एक व्यक्ति से चेक करूंगा फिर, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति 30 क्वेश्चन करेगा ना। अभी तो मैं एक क्वेश्चन एक जने से पूछ पाता हूँ, हर व्यक्ति 30 क्वेश्चन करेगा, यानी कि हर उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। कराई दुखल लगी तेरी कारे।
है, बंद कर दे। अब और भी सिस्टम कर रखा